क्वेश्चन को यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करने से पहले और उसका आंसर समझाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप इसका आंसर पहले ही दे सकते हैं तो वीडियो में जो है आंसर मत देखना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उससे पहले आप आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में या फिर मन में सोच लेना। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा और आपको लगेगा कि हाँ जी हम जो है यहाँ पर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर यही है, एक जॉब को फिनिश करने में, जॉब आपको पता ही है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्या होती है, फिनिश करने में फाइलिंग अलाउंस कितना रखा जाता है। अब फाइलिंग अलाउंस यहाँ पर 4 दे रखे हैं ऑप्शन, और ये क्वेश्चन जो है डीआरडीओ में आ चुका है 2016 में मशीनिस्ट के पेपर में ही, और एनटीपीसी में 2014 में आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फाइलिंग जो होती है ना फ्लैट होती है और गोलाई की सरफेस स्लोट विभिन्न आकार के सुराखों, जो हमारे सुराख होते हैं और एंगल होते हैं सरफेस पर की जाती है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई होगी। जो हमारी फाइलिंग होती है, फाइलिंग के लिए हमेशा 0.025, ध्यान रखना 0.025 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक का फाइलिंग अलाउंस रखा जाता है। सो आई होप कि आपने जो आंसर दिया होगा वो सही हो, मैं तो यही आशा करूंगा। तो यहाँ पर 0.025 का ऑप्शन तो नहीं था, वरना हम वो भी लगा देते, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लिए ऑप्शन है वो है 0.5 का, इसलिए जो है हमने ये लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे सामने सीएनसी। सीएनसी आपको पता है क्या होता है। ठीक है, सीएनसी एक टाइप ऑफ मशीन है। ठीक है, क्रमादेश में आदेश यानी कमांड जो होती है MOO का क्या मतलब है। देखो भाई, MOO जो हमारा होता है, आपको बता दूं एक GOO भी होता है। GOO आप मुझे कमेंट बॉक्स में समझाएंगे, मैं आपको MOO समझा रहा हूं, आप मुझे GOO समझाएंगे। देखो भाई, सीएनसी प्रोग्राम में कमांड OO का मतलब पता क्या होता है, बिना किसी शर्त के प्रोग्राम को रोके। यहाँ पर ऑप्शन हमें दे रखा है, बिना किसी शर्त के या बिना किसी क्रमादेश के यहाँ पर समाप्त करें। ये जो है हम इसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो MOO कमांड है ये हम कह सकते हैं कि सीएनसी फंक्शन को रोकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कुछ चीज़ें, जितने भी सभी अक्ष की गतियाँ होती है यानी मोशन ऑफ ऑल एक्सिस आप बोल सकते हैं, इसको रोकता है। और जो हमारा स्पीडल होता है, स्पीडल के घूर्णन को यानी उसकी रोटेशन को, जो वो घूमता है उसको रोकता है। और आपका जो कूलेंट फंक्शन होता है, कूलेंट फंक्शन आपको पता होगा क्या होता है, उसको रोकता है। 3 चीज़ें मुझे याद थी, ये मैंने आपको समझा दी है, लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन नहीं दे रखे, तो हम जो है यहाँ पर बिना शर्त क्रमादेश समाप्त करें इस पर जो है चूज कर देते हैं। और एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, GOO क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में समझाएंगे अगर आपको आता है ये तो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होता। अब जिग क्या होता है ये आपको पता होगा। मैं देखो भाई बेसिक चीजें नहीं लेके चल रहा हूं, क्योंकि बेसिक चीजों का ज्ञान आपको होगा क्योंकि आपने मशीन स्टेट से पढ़ाई करी है। तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको भी इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होता, कौन सा जिग है बताओगे आप। बॉक्स जिग, आपका ट्रनियम जिग, या प्लेट जिग, या लेज जिग। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, आप मुझे बताइए। ठीक है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं प्लेट जिग, यह टेम्पलेट की सुधरी शक्ल है। ठीक है, एक सुधरी शक्ल है यानी सही तरीके से। इसमें जो है ड्रिल, बुश तथा लोकेटिंग पॉइंट लगे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें जो हमारे बुश और लोकेटिंग पॉइंट होते हैं वो लगे होते हैं। इस जिग में एक प्लेट होती है, ध्यान रखना एक प्लेट होती है इसमें, जो ड्रिल किए जाने वाले अवयव यानी जो हमारे पार्ट होते हैं पर रखी जाती है। भारी भाग के लिए कभी कभी क्या होता है कि क्लैप का उपयोग किया जाता है। इस जिग में बेस प्लेट नहीं लगी होती। ठीक है, तो इसमें जो है हम इसका आंसर बोलेंगे प्लेट जिग। तो प्लेट जिग इसका आंसर जो है सही है। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम अपघर्षक है। आपको बता दूं जो हमारे अपघर्षक होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक जो है कृत्रिम। मैं आपको प्राकृतिक कुछ बता देता हूं। प्राकृतिक में जैसे हमारा बालू पत्थर आ गया, हमारा क्वार्ट्ज आ गया, हमारा कोरंडम आ गया, हमारा एम्बरी आ गया, हमारा डायमंड हो गया, ये तो हमारे हो गए प्राकृतिक। अगर मैं कृत्रिम की बात करूं तो कृत्रिम में हमारा जो है एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम जिसे ऑक्साइड बोला जाता है, सिलिकॉन आपका जो है कार्बाइड हो गया, और आपका कृत्रिम डायमंड हो गया। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कृत्रिम अब अपघर्षण, तो यहाँ पर हमारा सिलिकॉन कार्बन है। ठीक है,
तो जो एमरी है ये हमारा प्राकृतिक है, प्राकृतिक जो है अपघर्षण, और ये जो है यहाँ पर हमारा हीरक जो है ये भी हमारा प्राकृतिक, ये हमारा प्राकृतिक जो है अपघर्षण है, हम ये बोल सकते हैं। अपघर्षण यहाँ पे अपघर्षण बोल रखा है, लेकिन आप इसे अपघर्षण लेकर चले, दो ही तरीके के हमारे अपघर्षण होते हैं, ठीक है। ये इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है चित्र को लेकर, क्योंकि देखो भाई एग्जाम में आपके चित्र भी दिए रहते हैं, तो चित्र में जो है, चित्र में दर्शाए गए टूल का नाम पता है आपको क्या होना चाहिए? क्या है ये टूल, कौन सा टूल है आपका? थोड़ा सा रुक रहा हूँ, बताइए। आई होप कि बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो ऑप्शन तो दे रखे हैं, वो दे रखे हैं स्क्रू पिच गेज, डाई दे रखा है, टैप दे रखा है, और आपका यहाँ पर स्टड दे रखा है। तो इसका आंसर जो है टैप है। देखो भाई टैप जो है ना, चित्र में टैप दर्शाया हुआ है, आपको पता है, इसके द्वारा आंतरिक चूड़ियाँ काटी जाती है। ये जो टैप होता है इससे जो अंदर की चूड़ियाँ होती है वो काटी जाती है। इसे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ध्यान रखना, इसे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, इसके जो आंतरिक चूड़ियाँ होती है वो काटी जाती है। और टैप के मैं कुछ आपको प्रकार भी बता देता हूँ, लिख लें आप कॉपी पेन लेके। एक तो टैग होता है, टैग के बाद बॉडी होता है, उसके बाद शंक होता है, उसके बाद फ्लूट होता है, आपका कटिंग एज होता है, और एक आपका हील होता है। तो मैंने आपको 4-5 बता दिए, 4-5 क्या 6 ही बता दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किस चीज़ का चित्र है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यार आप लोगों के लिए भी होने चाहिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये किस चीज़ का चित्र है। 4 ऑप्शन दे ही रखें, एक्सप्लेन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी मटेरियल मैंने मशीनिस्ट का दे दिया है, बहुत ही कम कॉस्ट पे आप जाकर उसे परचेज कर सकते हैं। और उसमें आपको इसरो हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, ये डीआरडीओ हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन जो होता है, आरआरबी होता है, इसके अलावा सीआरपीएफ होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में जो है आपको नहीं आया। हर क्वेश्चन ऐसा है वहाँ पे जो वहाँ पर एग्जाम में आया हुआ है, वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ड्रिल और रीमर के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का टेपर प्रयोग किया जाता है? बताएंगे किस कौन से टेपर का प्रयोग किया जाता है इसमें से। तो अगर मैं बात करूं तो भाई इनमें से ये जो हमारे टेपर दे रखे हैं मैं आपको बता देता हूं। इसमें से जो है भाई देखो मोर्स टेपर का प्रयोग किया जाता है, मैं आपको बताया था क्यों। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ जिसे बोला जाता है, 296 रूप में अपनाया है। यह सबसे अधिक प्रयोग होने वालों में से एक है। यह विशेष रूप से टेपर शैक ड्रिलों के शेक और मशीन रीमरों में औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल जो होते हैं, प्रेसों के आपके जो स्प्लेंडर जो होते हैं ना, और लेथ के टेलस्टॉक होते हैं, उसमें व्यापार रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप जब मोस्ट टेपर इसका आंसर लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपीआरवी यूएनएल में आ रखा है 2016 में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है, जो स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें भी, और जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ वो भी, सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि कोपा की जो मैं स्टडी मटेरियल है जो मैंने गैदर किया है, मतलब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लेथ सेंटर की नोक का कोण कितने डिग्री का होता है? आई होप कि इसका आंसर तो आपको पता होगा। ये आरआरबी भुवनेश्वर में एएलपी का जो क्वेश्चन था 2012 में आया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं, जो हमारा लेथ सेंटर होता है ना, इसकी नोक का कोण, एंगल, नोक का जो कोण होता है यानी एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। ध्यान रखना, भूलना मत इस चीज़ को, 60 डिग्री का होता है। और लेथ के हेड स्टोक में लाइव सेंटर तथा टेल स्टोक में डेड सेंटर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर 60% इसका कोण होता है। लेथ के हेड स्टोक में लाइव सेंटर, और जो हमारा टेल स्टोक होता है उसमें डेड सेंटर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। मैंने आपको बताया कि आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। आई होप कि ये क्वेश्चन तो मोस्टली बच्चों को पता होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस भी रखता है। तो एनएमएल जो होता है, क्या समझते हैं आप इससे, क्या है, व्हाट इज एनएमएल? तो भाई देखो एनएमएल जो है, आपको बता दूं यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो ग्रीजिंग, एक आपका पेंटिंग, और एक आपका वर्निशिंग, और एक आपका कलरिंग। तो इसका जो आंसर है भाई वो पेंटिंग है। क्यों? धातुओं पर जंग वगैरह लगाने से बचाने के लिए उन पर एनिमल पेंट्स की जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कोटिंग की जाती है, जिससे पानी और हवा का असर नहीं पड़ता और उससे जो है
जंग नहीं लगती है। तो पेंटिंग आप जो है इसका आंसर लगा सकते हैं। एनामेल से तात्पर्य है एनामेल इक्वल टू आप जो है पेंटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा चित्र को लेकर। चित्र पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि यार देखो चित्र को लेकर यही है कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। तो दिए गए ये जो है फोर्जिंग का चित्र है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फोर्जिंग औजार, ये फोर्जिंग का चित्र है। तो यहाँ पर चित्र में दिए गए फोर्जिंग औजार को पहचानिए, कौन सा फोर्जिंग औजार है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखें, क्लीनर को हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेक, कोयले को उठाने में प्रयोग होने वाला शावल, या पानी छिड़क कर भट्टी की आग को एक जगह करने में प्रयोग होने वाला, या फिर समतल करने वाला। आप क्या क्या सोचते हैं माइंड में। तो भाई ये जो है प्रस्तुत चित्र है ना, जो ये एक जो है आप कह सकते हैं कि स्प्रिंकल को दिखाया गया। ये एक स्प्रिंकल है, ये एक स्प्रिंकल है। फोर्ज में ऊष्मा को सीमित स्थान तक ही बनाए रखने के लिए भारी घेरे को स्प्रिंकल से पानी छिड़ककर गीला रखा जाता है ताकि ऊष्मा भट्टी के मध्य में केंद्रित रहे। तो इसका आंसर आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसका आंसर जो है सी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्ज क्या है। फोर्ज से आप क्या समझते हैं, पता है आपको फोर्ज क्या है। फोर्ज एक जो है भट्टी है, फोर्ज एक भट्टी होती है। फोर्ज अगर कभी भी आपके सामने आए तो इक्वल टू भट्टी कर देना, इसे भट्टी कहते हैं। इसमें फोर्जिंग किए जाने वाली धातु को गर्म किया जाता है। एक और बार बोल रहा हूँ, फोर्ज एक भट्टी है और इसमें जो है फोर्जिंग किए जाने वाली धातु को गर्म किया जाता है। और फोर्ज के भाग में आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लें कॉपी पेन लेके। एक तो हर्थ हो गया, हर्थ में लिख देता हूँ, थोड़ा सा डाउट हो सकता है। हर्थ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हा और था और उस पर जो है आदरा। टोटी, छज तथा चिमनी और कोयला टैंक। ठीक है, नोट डाउन कर लें। ये आपका जो है नोएडा मेट्रो में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंटेनर का क्वेश्चन 2017 में। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बॉन्ड में आपको समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस रखता है। एनटीपीसी में 2014 में ये क्वेश्चन आया था। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो बॉन्ड है ना कई प्रकार के होते हैं। जो सारे दिख रहे हैं ना आपके, ये बॉन्ड ही है। इसको डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले वी से ही देख लेते हैं। वी जो है हमारा यहाँ पर क्या है, वी क्या प्रदर्शित करता है, वट्रीफाइड बॉन्ड। वी जो हमारा वट्रीफाइड बॉन्ड को जो है यहाँ पर प्रेजेंट करता है, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो हमारा बी है, बी हमारा रेजोनाइड बॉन्ड है, रेजोनाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ई जो हमारा है, ये हमारा सोलाक बॉन्ड है, ये हमारा शेलाक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। शोलाक नहीं, शेलाक। ये मेरी पहली क्लास है तो थोड़ा फंबल हो सकता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा नज़रअंदाज कर देना। बट नेक्स्ट क्लास में पूरा फोकस रहेगा मेरा, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो रहा है मैं पूरा कर रहा हूँ। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं। एक एस है, एस के लिए आप लिख लें, एस को थोड़ा सा माइंड से स्किप हो रहा है मेरे। सिलिकेट बॉन्ड, हाँ, एस को आप सिलिकेट बॉन्ड के नाम से डिनोट कर सकते हैं। और एक और हमारा रह गया जो हमारा आर है, आर हमारा रबर बॉन्ड के नाम से डिनोट होता है। ठीक है, मैंने आपको सारे बता दिए। इसमें जो आंसर है वो सबका ही है। अगर बाई चांस आपके सामने ऑप्शन आते हैं लेकिन यहाँ पर ई बी नहीं होता या फिर कुछ और होता तो यहाँ पर बी आंसर हमें दिखता है, लेकिन यहाँ पर सभी हैं, डी हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा ये, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम निम्नलिखित में से किसी एक के लिए किया जाता है, उसका चयन करें। इनमें से पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम में, बताएंगे आप। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल वाली मशीन जो होती है ना, उसमें केवल एक फीड अक्ष होता है, तथा पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल वाली जो मशीन होती है केवल ड्रिलिंग जैसे ऑपरेशनों के लिए उपयुक्त की जाती है। तो इसका आंसर जो हमारा सी है। यार जो मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन भी कर लेना, किस तरीके से मैंने चीज़ें रिमेंबर की है। मैं आपको बता दूँ, बहुत डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले बात यार, स्टडी मटेरियल को गैदर करना। जो मैंने स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वो आप देखेंगे तो आपको चीज़ें और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये मशीनिस्ट का क्वेश्चन है, डीआरडीओ में 2016 में आ चुका है पहले। ठीक है, गति नियंत्रण के आधार पर किसी एनसी मशीन को निम्नलिखित वर्गीकृत, निम्नलिखित यानी मशीन को निम्नानुसार यानी हम कह सकते हैं कि कैसे इसे वर्गीकृत किया जाता है। तो इसे जो है हम ये कह सकते हैं कि कैसे जो है इसे हमें लगाना पड़ेगा, मतलब कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ये चारों चीज़ें आएगी या फिर यहाँ पर एक ही चीज़ आएगी, ये आप देखें। तो भाई देख, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर गति नियंत्रण के आधार पर जो एनसी मशीनें होती है ना, इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो है वो बिंदु से बिंदु,
दूसरा हमारा सीधी रेखा और तीसरा जो है सतपथ। यानी हमारे चारों आंसर ठीक है यहाँ पर। तो बिंदु से बिंदु सिस्टम आमतौर पर उन मशीनों पर किया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बिंदु से बिंदु सिस्टम हम आमतौर पर उन मशीनों पर उपयोग किया जाता है जो ड्रिल मशीनिंग और सीधी रेखा में मिलिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, एक एनसी मशीन औजार किसके द्वारा संचालित होता है। देखो भाई, एक जो एनसी मशीन होती है ना, वो कोड श्रेणी के हम कह सकते हैं कि इसी के द्वारा संचालित होता है। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एक एनसी मशीन औजार कोड श्रेणी द्वारा संचालित होता है। मैंने आपको समझा दिया। एनसी मशीन एक कोडित क्रमादेशित यानी कोडिक के द्वारा चलने वाली चीज़ है। उसके अनुदेश का पालन करके मैनुअल यानी अपने आप मैनुअल ऑपरेट के बिना भी निर्देशों को पूरा करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि गियर चालन में वेग अनुपात का विलोम कहलाता है। गियर चालन में वेग अनुपात का विलोम कहलाता है। क्या कहलाता है बताओगे? देखो भाई, गियर चालन में वेग अनुपात का विलोम ट्रेन मान इसे ट्रेन मान ही बोलते हैं। ट्रेन मान या फिर आप इसे गियर अनुपात भी बोल सकते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर गियर मान ना देकर जो है इन्होंने गियर अनुपात ना देकर ट्रेन मान दे दिया, तो इसका आंसर जो है ट्रेन मान है। अगर मैं इसको जो है एक्सप्लेन करूँ तो गियर अनुपात को हम जानते हैं जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसकी पेंटिंग चेंज कर दूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो हमारा गियर मान होता है इसको जो है जी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी बटे हमारा स्मॉल टी, यानी टी कैपिटल बटे हमारा स्मॉल टी। टी बटे टी कैपिटल जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा जो है यहाँ पर स्मॉल टी, और टी गियर के दांतों की संख्या है। ठीक है, गियर के दांतों की संख्या बोला जाता है। और यहाँ पर जो टी स्मॉल है इसे पिनियल छोटे गियर के दांतों की संख्या बोला जाता है। यानी इसे बड़े कैपिटल टी से ही आपको समझ आ रहा है, बड़े गियर के दांतों की संख्या, और जो छोटा है उसको जो है हमारे छोटे गियर के दांतों की संख्या, इसे पिनियल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ट्रेन मान है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल जॉब इज सपोर्टेड बाय, बेलनाकार जॉब को डैश के द्वारा सहारा दिया जाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ये वी ब्लॉक जो होते हैं ना, इसी के द्वारा ये बेलनाकार जॉब को वी ब्लॉक के द्वारा सहारा दिया जाता है। इसे कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और यहाँ पर जो है बीच में वी आकार के खांचे कटे रहते हैं। इसकी वी जो हमारी सतह होती है ये हमारी जो कठोरीकृत होती है, और इसका प्रयोग जो है बुशों बेलनाकार शाफ्टों आदि को टेकने के यानी रोकने के लिए किया जाता है। टेकने के लिए बोल दो, रोकना मत बोलना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है यहाँ पर, ये हैंड वाइज इज यूज टू होल्ड। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, छठा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे खुद दोगे। बस मैं आपको एक्सप्लेन चलो यार मैं ही दे देता हूँ इसका आंसर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हैंड वाइज इज यूज टू होल्ड, यानी हाथ वाइज का प्रयोग इसे पकड़ने के लिए किया जाता है। इनमें से किसे पकड़ने के लिए हैंड वाइज का यूज़ किया जाता है? देखो भाई, हाथ वाइज का जो यूज़ होता है बहुत छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं, वेरी स्मॉल ए इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर मैं एक यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर बोल रखा है सर ये जो क्वेश्चन है, प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई क्या होती है? वाइस के हैंडल की लंबाई बताओगे क्या होती है? कोई बता सकता है पॉसिबल? देखो भाई 2.5 गुना, इसका आंसर है बी, 2.5 गुना। और वाइस में जो बटरस चूड़ी जो होती है ना उसका प्रयोग किया जाता है चूड़ी केवल एक दिशा में क्षति प्रदान करने के लिए। ठीक है, और ये एक ही दिशा में क्षति प्रदान करता है, यानी दबाव प्रदान करता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर जो बच्चा इसका आंसर जानता है बहुत अच्छी बात है। इसका आप जो है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। तो मैं कुछ चिन्ह आपको दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसका आंसर देना है। ये चिन्ह आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो इस तरीके से ये जो चिन्ह है ना, किसका चिन्ह है आप बताओगे? इसे फोर्जिंग बोला जाता है, फोर्जिंग का चिन्ह है ये। अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, उसमें देखे कौन सा चिन्ह किसको डिनोट करता है, और उसे स्क्रीनशॉट लेके रख भी ले लेना। तो ये चार्ट आप जो है देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट चिन्ह को जो है यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। मैंने दो चिन्ह आपको दिखाए हैं, यहाँ पर हाइड करके रखे हुए हैं। इनके बारे में आपको बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी छोड़ दो इसको। जो मैं चार चीज़ें दे रहा हूँ आपको, ये थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो चिन्ह मैंने आपको दिखाया था ये फोर्जिंग का है।
एक उल्टा टी करके टाइप जो है यहाँ पर लंबवत ले के लिए जो है यूज़ किया जाता है। एक आपको क्रॉस साइन है, इसे आप जो है मल्टीप्लाई का साइन बोल सकते हैं। ये क्रॉस में बनी ले के लिए यूज़ होता है। और जो हमारा सी वाला पार्ट है, ये सेंटर से संबंधित गोलाई में ले की दिशा में आप इसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और ये जो एम जो है, ये अधिक दिशाओं में बना ले के लिए है। ठीक है। सो आई होप कि दोस्तों ये जो मैंने आपको पूरा ज्ञान दिया है, इसमें थोड़ा सा मुझे पता है फीडबैक तो आएगा आप लोगों की तरफ से। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती की है, कुछ आंसर आप लोगों को जो है यहाँ पर मैंने गलत समझाया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि उस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकूँ। स्टडी मटेरियल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप परचेज़ कर लें। मशीनिस्ट का जो स्टडी मटेरियल बहुत मुश्किल से जनरेट हुआ है, कैसे मैंने अरेंज किया है मैं जानता हूँ। जाकर उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट है उसकी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि और भी क्लासेस आगे लानी है या नहीं लानी, ताकि मैं जो है इस पर फोकस कर सकूं। धन्यवाद। आप खुद ही देख सकते हैं 20 से 21 मिनट तो वीडियो बनाने में ही लग गए, मटेरियल गैदर करने में कितना समय लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। और जो नए बच्चे हैं ITI में एडमिशन ले रहे हैं, वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। धन्यवाद।